बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 27 अक्टूबर और दिन है इतवार का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते ही जो दो बड़े फैसले किए, जिनमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों को जजिस कमेटी में जो कि बेंचेस की तश्कील करती है वापस लाके और फुल कोर्ट का इजलास बुलाकर अपनी जो इंटेंशंस हैं वो क्लियर कर दी हैं। और इन इंटेंशंस को क्लियर करने के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुमकिना तौर पर सरबराह बनने जा रहे हैं आइनी बेंचेस के। और इस हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया है। कुछ नंबर गेम आपके साथ में शेयर करूंगा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में नई तरमीम के मुताबिक जो 13 मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, और इन 13 मेंबर्स में अगर चीफ जस्टिस की भी हमायत होती है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, तो उसके बाद कौन से मेंबर्स होंगे और कौन मुखालफत कर सकता है। और साथ ही जो फुल कोर्ट बुलाया जा रहा है, इस फुल कोर्ट का क्या मकसद है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ नाजरीन, हुकूमती हल्के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इन दो फैसलों के बाद परेशान हो चुके हैं। और साथ ही साथ साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, एक तो ये कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो ही हल्फ उठाया तो हल्फ उठाते साथ ही उन्होंने दो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए। पहला फैसला तो ये था कि जजिस कमेटी जो थी, जिसे सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शामिल कर लिया था और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उस कमेटी से निकाल दिया गया था। हालांकि जो ऑर्डिनेंस लाया गया था हुकूमत की तरफ से, इसमें कोई वजह बयान करने में हुकूमत नाकाम रही थी। और ये ऑर्डिनेंस लाने की जो रीज़न थी वो यही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो जब तक कमेटी में रहेंगे तो काजी साहब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया जाए, अमीनुद्दीन खान साहब कमेटी में शामिल हों और फिर उसके बाद क्या हो कि अपनी मर्जी के जो बेंचेस हैं वो बनाए जाए। उसके बाद ही 63A का जो बेंच है वो बनाया गया। अब नाजरीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ये जो फैसला किया है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को इस कमेटी में शामिल किया है, ये इंटेंशंस क्लियर कर रहा है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजिस की जो एक मुलाकात हुई थी और उसमें यूनिटी के हवाले से जो कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी और क्या ये कहा गया था कि कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा और जो चीफ जस्टिस नामजद होगा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और सारे जजिस एक होंगे, तो उसी एक मिशन के ऊपर गामजद हैं इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। और अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी, और साथ ही साथ फुल कोर्ट बुलाकर भी ये बता दिया है कि जो तकसीम करने की कोशिश की गई, अदलिया को लड़ाने की कोशिश की गई, तो हुकूमत का ये जो प्लान है ये कामयाब नहीं होने वाला। और साथ ही साथ ये जो आइनी तरमीम थी, इस आइनी तरमीम का जो मकसद था कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना है, इस आइनी तरमीम को भी बेमकसद कर दिया है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ना सिर्फ कमेटी में वापसी हुई है बल्कि मुमकिना तौर पर अब आइनी बेंच के सरबराह भी बनने जा रहे हैं। जो फुल कोर्ट बुलाया गया है, अव्वल तो अगर ये फुल कोर्ट में डिसीजंस होते हैं और इस आइनी तरमीम को उड़ाया जाता है, या अगर आइनी तरमीम को नहीं भी उड़ाया जाता, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसको उड़ाया जाता है, या ख़ास तौर पर इसकी कुछ शिकों को उड़ा दिया जाता है जिसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो तश्कील की गई है उसको उड़ा दिया जाता है, तो इसके बाद तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इजलास की और आइनी जो बेंचेस बनाए गए हैं। लेकिन खैर, ये फुल कोर्ट का इजलास मंडे 28 अक्टूबर को बुला लिया गया है। और पहले एक जो दो मुतालबे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से किए गए थे, उन मुतालबों को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से पूरा कर लिया गया है। अब ये जो फुल कोर्ट इजलास है, पहला ही जो वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इस पहले वर्किंग डे में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से जो इजलास है वो बुलाया गया है। और इस इजलास को बुलाए जाने पर हुकूमत शदीद परेशान है, क्योंकि उनको अपनी आइनी तरमीम डूबती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मुतालबे पर ही बुलाया गया है। बहरहाल जी, इस इजलास में एक तो ये कुछ डिस्कशंस होनी है, साथ ही साथ अगर फ़र्ज़ करें कि इस इजलास में आइनी तरमीम को नहीं भी उड़ाया जाता और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया जाता है, तो इन दो फैसलों के बाद ये इंटेंशंस तो क्लियर कर दी हैं
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कि जो तकसीम करने की कोशिश थी, ये कोशिश हुकूमत की मैं पूरी नहीं होने दूंगा। जजेस में जो यूनिटी है उस मिशन के ऊपर मैं गामजन हूँ और जजेस में मैं यूनिटी को एक मरतबा फिर से लेकर आऊँगा और जो साबिक चीफ जस्टिस कादिर फैज़ ईसा साहब ने इस अदलिया को नुकसान पहुँचाया, इसकी साख्त को, उस साख्त को वापस बहाल करूँगा। तो ये उन्होंने अपनी जो इंटेंशन है वो क्लियर कर दी है। बहरहाल जी, ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया गया है, इस इजलास में नंबर गेम क्या है ये आपके सामने मैं रखता हूँ जी। जो 13 मेंबर होंगे इस इजलास में, जो कि हुकूमत की जानिब से जो तरमीम की गई थी, और उसके बाद इसमें कौन कौन शामिल होगा और जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको इसमें शामिल किया गया था। तो इसके मुताबिक जी 4 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनमें हाफ हाफ होगा, 2 अपोजिशन बेंचेस से होंगे और 2 हुकूमती बेंचेस से होंगे। यानी कि इस वक्त हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है तो 2 उनके होंगे, और फिर इसी तरीके से जो अपोजिशन बेंचेस हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI ये 2 जमातें हैं, तो इनकी तरफ से ये जो 4 मेंबर हैं ये होंगे इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इजलास में। और इसमें जो चेयर करेंगे वो होंगे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो कि अब चीफ जस्टिस बन गए हैं, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस बनने के साथ जो ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है इसकी भी तश्कील नौ हो चुकी है और इसके चेयरमैन भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बन चुके हैं। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हो गए, जस्टिस मंसूर हो गए, जस्टिस मुनीब हो गए और जस्टिस समीउद्दीन खान साहब हो गए। 4 ये जजेस हो गए। 4 जो पार्लियामेंटेरियंस आपको गिनवाएं, 2 अपोजिशन से और 2 हुकूमत से, और फिर इसी तरीके से एक अटॉर्नी जनरल होंगे और एक होंगे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और फिर इसी तरीके से जी एक जो खातून मेंबर हो गई या अक़लियती कोई रुकन हो गया, उसे नामज़द किया जाएगा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, और एक कोई जो वकील है वो होगा, और फिर इसी तरीके से एक जो है वो बार का मेंबर होगा। तो यूँ ये जो 13 लोग हैं ये शामिल होंगे इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो ये दोबारा से एक तश्कील हुई है, ये 13 मेंबर इसमें होंगे, और ये 13 मेंबर मिलकर डिसाइड करेंगे कि आईनी बेंच का जो सरबराह है वो कौन होगा। अब इनमें अगर नंबर गेम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक तो बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं। बार के इलेक्शन के बाद जो नया नुमाइंदा बार का आएगा उससे ये क्लियर हो पाएगा कि आया वो हुकूमती उसके ऊपर ही चलता है, क्योंकि अभी जो मौजूदा बार के हैं उनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि वो ज़रा हुकूमत की साइड पर हैं, और चूँकि बाल फिर एक वकील भी नामज़द करेगी, तो ये 2 मेंबर्स हो गए, और इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल हो गए और वज़ीर कानून हो गए, और फिर इसी तरीके से अगर एक जज अमीरुद्दीन खान साहब को देख लिया जाए और 2 जो है वो मेंबर्स को देख लिया जाए पार्लियामेंट के, तो इन सारों की जो नंबर गेम बन रही है वो 7 और 6 की बन रही है। यानी कि अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और दीगर जजेस मंसूर अली शाह साहब को नामज़द करते हैं और दूसरी तरफ ये किसी और जज को नामज़द कर देते हैं, तो फिर इस सूरत में नंबर गेम फ़िलहाल हुकूमत के पास है, लेकिन वो भी उस सूरत में मैं आपको कह रहा हूँ कि बार के जो इलेक्शन हैं वो अभी जो हो रहे हैं, अभी उसमें जो नुमाइंदे हैं वो तब्दील होने हैं। तो मैंने वो जो 2 बार के लोग हैं उन दोनों को किसके पलड़े में डाला है? हुकूमत के पलड़े में। लेकिन ये जो इजलास बुलाया गया है ये बुलाया गया है 8 नवंबर को, यानी कि उस वक्त तक जो बार्स हैं उनके इलेक्शन हो चुके होंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि जो बार के मेंबर्स आ रहे हैं उनका झुकाव किस तरफ है। अगर वो न्यूट्रल हुए तो फिर जाहिर सी बात है बार का मेंबर और वकील जो है उनका जो पलड़ा है वो चला जाएगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ। तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया गया है। तो फुल कोर्ट इजलास का मकसद क्या हो गया कि अगर हुकूमत की जानिब से दोबारा से इस तरह की कोई कोशिश की गई कि मुदाखलत करने की कोशिश की गई, या जिस तरीके से याहिया अफरीदी साहब ने जो अपनी स्पीच थी पहली उसमें भी ये बता दिया था कि ओवरलैप नहीं किया जा सकता और इख्तियारात में आप मुदाखलत ना करें, तरमीम का आपको हक है, लेकिन पूरे सिस्टम को आप चेंज जो है वो नहीं कर सकते। और ये जो कुछ 3-4 बड़े फैसले किए हैं, कमेटी में वापसी जो आई है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कमेटी है ये तय करेगी कि बेंचेस क्या बनाए जाएंगे और फिर उसके बाद कौन सा केस किस बेंच के सामने लगाया जाएगा। तो अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कमेटी जो बनी है, इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब भी होंगे और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी होंगे। तो इन दोनों की वापसी के साथ ही चीफ जस्टिस ने बता दिया है कि आपकी जो मुदाखलत है पार्लियामेंट की वो एटलीस्ट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जहाँ पर मेरा व्यू है कि जो आईनी तरमीम है उसको उड़ा दिया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि आईनी तरमीम को फारिग नहीं किया जाएगा,
क्योंकि उसी के नतीजे में ही तो यहया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं। तो होगा ये हमेशा, चूँकि यहया अफरीदी साहब का ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई ना कोई बीच का या अलहदा ही किस्म का जो फैसला है वो उनकी जानिब से सामने आया है। तो फुल कोर्ट ज़रूर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसका जो है वो मुतालबा किया हुआ था। इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से एक जो फैसला है वो किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत इसमें भी जो तरमीम है वो लाने जा रही थी। ये जब चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब बने तो उसके बाद कुछ रिजर्वेशन सामने आ गई थी, हुकूमत की तरफ से भी हलचल शुरू हो गई थी कि हो सकता है कि जो हमारा मकसद है वो पूरा ना हो, क्योंकि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया और जस्टिस यहया अफरीदी ने भी इनकार नहीं किया और जजिस तो एक हो गए हैं। तो इस वजह से भी हुकूमत में परेशानी थी। बहरहाल जी, ये जो एक फ़ैसला हुआ है फुल कोर्ट का, इसमें एक तो जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला ये तय किया जाएगा और बेशक नई नई आप तरमीम लाते जाएं तो सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला ज़रूर आएगा कि ये नहीं होगा कि हर महीने 2 महीने के बाद आपका जब दिल करे जैसे मर्जी दिल करे आप जो है वो तरमीम कर लें और उसके बाद बेंचेस जो हैं वो फिर आप अपनी मर्जी से तश्कील करें। ऐसा नहीं होगा। यानी कि अब अगर ये तरमीम लाते हैं और कहते हैं जी कि ये नंबर वाला जज जो है वो कमेटी में शामिल होगा और चीफ जस्टिस को भी निकाल देते हैं, तो फिर क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब कह चुके हैं कि आपने मुदाखलत नहीं कर सकते। तो एक तो फुल कोर्ट पे इसको सेटल कर दिया जाएगा और जो 3 सीनियर जजेस हैं वही कमेटी में होंगे और वो बेंचेस की तश्कील के हवाले से फैसला करेंगे। तो ये एक क्लियर इस फुल कोर्ट इजलास बुलाने से हुकूमत को जो मैसेज है वो चला गया है। साथ ही साथ दूसरा जो आईनी बेंच वाला है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसमें मुझे ये लगता है कि अगर अक्सरियत हो गई दूसरी तरफ और जस्टिस मंसूर की बजाय अगर कोई दूसरा जज बन गया आईनी बेंच का सरबराह, तो इसमें चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मुझे ये लगता है पॉलिसी ये होगी दीगर जजेस के साथ कि ये जो 13 हैं ये जो डिसाइड कर देंगे वही आईनी बेंच का जो सरबराह है वो होगा। लेकिन उसको 8 नवंबर को बुलाने का मकसद जो नज़र आ रहा है वो ये है कि 8 तक बार के इलेक्शंस भी हो जाएंगे, बार के नुमाइंदे भी जो मुंतखब होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। अब ये बार के इलेक्शन पर भी आईनी बेंच के सरबराह की सारी जो गेम है वो डिपेंड कर रही है। लेकिन चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब का अपना जो वोट होगा वो मैं ये समझता हूँ कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ही हक में होगा। तो ये इसकी कुछ नंबर गेम के हवाले से भी चीज़ें थीं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि काजी फायज़ जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं और साबिक चीफ जस्टिस बात जो हमारे देखने वाले हैं वो कमेंट में ये कहते हैं कि इन्हें आप काजी फायज़ ही कहें, अब चीफ जस्टिस या साबिक चीफ जस्टिस ना कहें। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इन्होंने अपने दौर में जो कुछ किया, अदलिया की साख को जिस तरीके से जो है वो मुतासिर किया, और चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब तो खैर कुछ जो फैसले आए हैं इससे ये क्लियर हो रहा है कि वो अदलिया की साख को बेहतर करेंगे और जजिस में जो यूनिटी है वो कायम करेंगे। लेकिन काजी साहब का जो दौर था वो तो कर गुजरे, जो उन्होंने अपनी चीज़ें करनी थी। तो इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी लेटर लिख दिया कि काजी साहब रिस्पेक्ट के मुस्तहिक नहीं है कि इन्हें रेफरेंस दिया जाए और उनको जो रिस्पेक्ट है वो शो की जाए, और जो अवाम है वो भी यही कह रही है। बहरहाल काजी साहब जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं और साथ ही साथ साबिक सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने जब ये चीफ जस्टिस थे काजी साहब तो तब एक चैलेंज किया था और इनसे कहा था कि जब आप कुर्सी से उतर जाएंगे तो आपने बैरून मुल्क रवाना नहीं होना, आपने पाकिस्तान में ही रहना है, ताकि आपको भी मालूम हो कि आपकी क्या वैल्यू है या अवाम जो है वो आपको किस नज़र से देख रही है। खैर वो जो डोनल्ड बेकरी वाला वाक़या हुआ था उसके बाद तो क्लियर हो गया ही होगा सबको कि अवाम किस नज़र से देख रही है काजी साहब को। लेकिन खैर काजी साहब इस ये जो एक चैलेंज था इसको उन्होंने कबूल नहीं किया और मुल्क छोड़ने का ही उनकी तरफ से जो फैसला है वो किया गया। बैरून मुल्क चले गए, ना जाने अब वो वापस कब आएंगे। लेकिन ऐसा ही होता है कि जब भी कोई ताकतवर शख्स जो है वो इस तरह की चीज़ें करने के बाद रिटायर हो जाता है तो फिर उसके बाद उसका ठिकाना बैरून मुल्क ही होता है, पाकिस्तान नहीं होता। और साथ ही साथ मज़े की बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि काजी फ़ाइज़ा के साथ नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं और वो रवाना हो गए हैं लंदन। क्या हसीन इत्तेफाक है कि जब काजी साहब ने ओहदा संभाला तो तब नवाज़ शरीफ जो थे वो पाकिस्तान वापस आए। उससे पहले पीडीएम की हुकूमत और किसी गारंटी पर भी नवाज़ शरीफ वापस नहीं आए, लेकिन काजी साहब आए तो तब वो वापस आए। और अब जब काजी साहब रिटायर होकर बैरून मुल्क चले गए तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी लंदन चले गए। हालांकि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जो वो रुके तो वहाँ पर जिस तरीके से ओवरसीज़ कम्यूनिटी की जानिब से जो है वो रिएक्ट किया गया
तो उसको काउंटर करने के लिए एक काम ये किया गया कि जब वो लंदन अपने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में गए तो वहाँ पर कुछ नून लीग के जो थे उन्होंने फूल की पत्तियाँ और इस तरह से उसकी फुटेजेस बनाकर तो मीडिया के ऊपर चलाई, क्योंकि मीडिया भी सारा वही चीज़ें प्रोपेगेट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें तो वो दिखाई नहीं रहा। तो इस तरह से चीज़ें करने की कोशिश की गई, लेकिन काजी साहब के साथ साथ नवाज शरीफ जो हैं वो भी बैरून मुल्क चले गए और ना जाने दोनों अफराद अब कब वापस पाकिस्तान आएंगे। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का असर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।